नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। शुरुआत करते हैं आज की सबसे खास खबर के साथ, पेरिस ओलंपिक। दरअसल पेरिस ओलंपिक का आगाज बेहद ही शानदार हुआ है, तो वहीं पर भारत की झोली में तीसरा मेडल भी आ चुका है। निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले ने ये कांस्य पदक जीता है। तमाम अखबारों में भी इस खबर को बड़ी अहम जगह दी गई है। पेरिस ओलंपिक में भारत को निशानेबाजी में तीसरा मेडल मिला है। भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने पुरुष 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता है। क्वालिफिकेशन में 7वें नंबर पर रहे स्वप्निल ने 451 स्कोर करके तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत का निशानेबाजी में ये तीसरा कांस्य पदक है। देखिए, आपको बता दें कि इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में कांस्य पदक जीता है और अब स्वप्निल ने भी तीसरा मेडल जीता है निशानेबाजी में। तो भारत की झोली में अब तमाम मेडल आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए निशानेबाजों की स्वप्निल उड़ान ये बेहद खास खबर है और पेरिस ओलंपिक्स का हर किसी को इंतजार था और ऐसे में भारत लगातार मेडल्स जीत रहा। ये तीसरा ब्रॉन्ज मेडल है और अगर बात निशानेबाजी की कर ली जाए तो निशानेबाजी में अब तक भारत 3 मेडल जीत चुका है और तभी से देखिए उत्साह जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। स्वप्निल कुसाले को पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने पर बधाइयों का सिलसिला जो है वो जब शुरू हुआ तो वो थमा नहीं। खुद महामहिम द्रौपदी मुर्मू की ओर से स्वप्निल कुसाले को फोन करके बधाइयां दी गई हैं, या कहा जाए कि बधाइयां दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत भी की है स्वप्निल से। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि निशानेबाजी में लगातार ये तीसरा मेडल है जो भारत की झोली में आया है। इससे पहले मनु भाकर ने भी कांस्य पदक जीता था। और अगर हम बात कर ले 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में, तो वहां पर मनु भाकर और उसी के साथ साथ उनके एक और खिलाड़ी हैं सरबजोत सिंह, उन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक्स का आगाज जो हुआ बेहद शानदार हुआ है और ऐसे में लगातार ये भारत का तीसरा मेडल है, तीसरा कांस्य पदक है जो भारत की झोली में आया। और सबसे खास बात यह है कि एक ही खेल है जिसमें अभी तक भारत सबसे बेहतरीन करा है, निशानेबाजी, जिसमें जो खिलाड़ी हैं वो लगातार भारत की झोली में मेडल्स डाल रहे हैं। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने भी इस मेडल पर खुशी जाहिर की, शुभकामनाएं दी हैं स्वप्निल को भविष्य के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स जो हैं, तमाम भारतीय जो हैं, वो स्वप्निल समेत और तमाम खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो पल है ये भारत के लिए बेहद ही खास पल है, गर्व का ये पल है, क्योंकि अब तक पेरिस ओलंपिक का जब भी आगाज हुआ है ऐसा पहली बार हुआ है। तमाम इतिहास इस बार रचता हुआ भारत नजर आ रहा है। मनु भाकर का हम यहाँ पर अगर जिक्र करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में एक ही पेरिस ओलंपिक में 2-2 मेडल जीतना मनु भाकर ने भी इतिहास रच डाला है। उसके बाद फिर पता चला कि सरबजोत ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में कांस्य पदक जीता है और अब खबर मिली है कि एक और पदक जो है वो भारत की झोली में आ चुका है, यानी कि कुल 3 पदक जो है वो भारत के हिस्से आ चुके हैं। स्वप्निल जो है वो 7वें नंबर पर रही है, 451 उनका स्कोर रहा है, 4 स्कोर करके तीसरा स्थान स्वप्निल ने हासिल किया है। तो ये बेहद ही खास खबर है, खासतौर पर भारत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और वियतनाम के बीच 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस पर पीएम मोदी का बयान आया और उन्होंने कहा कि हम विकास का समर्थन करते हैं, विस्तारवाद का नहीं। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। भारत और वियतनाम ने अपने रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने के लिए कल एक कार्य योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम आधारित हिंद प्रशांत के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया और इस बात पर जोर दिया कि भारत विकास का समर्थन करता है, विस्तारवाद का नहीं। भारत और वियतनाम ने तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, 3 अन्य दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया और ये भी निर्णय लिया कि भारत वियतनाम को 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण सुविधा प्रदान करेगा ताकि दक्षिण पूर्व एशियाई देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
तो बिल्कुल देखिए, ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा खास रही। जब मुलाकात की तस्वीरें कल सामने आई तो हमने देखा किस तरीके से गर्मजोशी से पीएम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के पीएम का स्वागत किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उससे साफ संकेत देने की कोशिश की गई कि जो हमारे रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा भविष्य में मजबूत होंगे। रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने के लिए भी कल कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और वियतनाम ने अपने रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने के लिए गुरुवार को कार्य योजना को मंजूरी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नियत आधारित हिंद प्रशांत के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। इस बात पर यह जोर दिया गया है कि भारत विकास का समर्थन करता है, विस्तारवाद का नहीं। और यही संकेत कल तस्वीरों से भी स्पष्ट नजर आ रहा था, जब हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे और हाथ मिलाकर दोनों का हाथ हवा में लहराते हुए ये साफ संकेत प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की कि हम रिश्तों को मजबूत बनाने में ही विश्वास रखते हैं, रिश्तों को तोड़ने में नहीं या फिर छल कपट करने में नहीं। बिल्कुल देखिए, विस्तारवादी नीति हर कोई जानता है कि चीन की है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चीन को भी एक कड़ा संकेत दिया है कि विस्तारवादी सोच भारत के लिए कोई भी मायने नहीं रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियम आधारित हिंद प्रशांत के लिए मिलकर काम करने का संकल्प किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत विकास का समर्थन करता है, विस्तारवाद का नहीं। भारत और वियतनाम ने तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 3 अन्य दस्तावेजों को भी अंतिम रूप दिया गया है और ये भी निर्णय लिया कि भारत वियतनाम को 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण सुविधा प्रदान करेगा ताकि दक्षिण पूर्व एशियाई देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि डिजिटल का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि देखिए अगर अब के समय का जब भी जिक्र होता है तो डिजिटल सब चीजें हो चुकी है, इसीलिए डिजिटल पर भी खास फोकस किया गया है। आपको बता दें कि हस्ताक्षर तो हो चुके हैं। चीन मंगलवार रात 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक संबंधों को और भी आगे बढ़ाना। वियतनाम के पीएम फाम मिन्ह चिन के बाद वार्ता के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक स्वतंत्र, खुले, नियम आधारित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए अपना सहयोग जारी रखेंगे। इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम तारीफों के बाद इस बात का भी जिक्र किया कि दोनों पक्षों में आतंकवाद और साइबर सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करने का फैसला लिया गया है। तो न केवल सिर्फ रिश्तों को मजबूत बल्कि किस तरीके से रिश्तों को मजबूत करना है, आज के समय का भी ध्यान रखा गया है। आगे भविष्य में कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती है उन्हें भी ध्यान में रख करके तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश की। एक दिन में 500% ज्यादा बारिश से वायनाड में तबाही आ गई। वायनाड में अब तक 276 लोगों की मौत हो गई है। 250 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो देखिए, वायनाड में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुई यानी प्राकृतिक आपदा देखने को मिली है बारिश के कारण, उसने अब तक न जाने कितने लोगों की जान ले ली है। और देखिए, ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो भी इस दौरान देखने को मिला। सबसे अहम चीज है कि ये जो हादसा हुआ इसके बाद वहां पर अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। खुद राहुल गांधी जो है वो वहां पर पहुंचे थे और प्रियंका गांधी साथ में थी। तो वायनाड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये जो बारिश जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था वो राहत के बजाय आफत की बारिश बनकर टूटी है। बिल्कुल, वायनाड में भूस्खलन के कारण मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक जो आंकड़ा सामने आया वो 276 का आया है, लेकिन अब आंकड़ा आगे बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है। लेकिन सबसे बेहद ही हैरान करने वाली चीज़ ये है कि 250 लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं। राहत एवं बचाव कर्मी फिलहाल मलबे में जीवित बचे हुए लोगों और शवों को तलाशने में जुटे हुए हैं, जिससे कि ये संख्या अब आगे आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अगर जिक्र किया जाए तो 177 लोगों के मरने की ही पुष्टि अभी तक हुई है। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वायनाड पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने भूस्खलन के पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं।
त्रासदी कितनी भी भयंकर आ जाए, हाहाकार कितना भी मच जाए, लेकिन हम दोनों आप सभी के साथ खड़े हैं। आप लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी। वायनाड में त्रासदी वाली जगह और घायलों, इसके अलावा पीड़ितों से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि ये देखना बेहद ही ज्यादा दुखद अनुभव रहा है कि कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को और अपने घरों को खो दिया है। इन सब से मिलकर काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले वक्त में इन सभी की मदद करने के लिए तैयार रहूं। मैं भी और मेरी पार्टी भी सभी की मदद ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, देखिए वायनाड में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुई है उसने न जाने कितने लोगों की जान जो है वो ले ली है। हालांकि देखिए ऑफिशियल आंकड़ों की बात कर लें तो अभी तक 177 का जो आंकड़ा है वो ऑफिशियल माना जा रहा है, लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि लगभग वहां पर 276 लोगों की मौत हो चुकी है, 250 से ज्यादा लोग लापता हैं। ऐसे में सबसे अहम चीज है कि जो इसरो के द्वारा तस्वीर ली गई उसमें ये माना जा रहा है कि लगभग 13 फुटबॉल ग्राउंड जो है, इतना बड़ा स्पेस रहा, यानी इतनी बड़ी जमीन रही है जो कि धंस गई थी, जिस कारण ये स्थिति जो है वो इतनी भयंकर हो गई। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि जो लोगों ने अपनी जान बचा ली है, जो लोग ऊंचे इलाकों में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि देखिए वायनाड में आप समझिए कि लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि लगातार बदबू आ रही है, यानी कई लोग ऐसे हैं, यानी कई शव ऐसे हैं जो अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिस कारण वहां पर स्थिति जो है वो भयानक होती जा रही है। लोग राहत बचाव का इंतजार कर रहे हैं। कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचे थे वायनाड। वहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और यह आश्वासन दिया है कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, उनके सांसद जो है उनके साथ मौजूद रहेंगे हर दुखद स्थिति में। यहां तक कि राहुल गांधी की ओर से ये भी कहा गया कि ये जो स्थिति है बहुत ही हृदय विदारक घटना ये पूरी रही है। वहीं अगर हम वहां के लोगों की बात कर लें तो उनका ये कहना है कि अचानक ये जो आपदा आई है इसने उन सभी को कुछ ऐसे जख्म दे दिए हैं जो कि वो कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अभी भी देखिए 276 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 250 से ज्यादा लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सीएम विजयन ने भी आपात बैठक बुलाई। बैठक में तमाम रणनीतियां बनाई गई और उसके बाद खासतौर पर कहा गया कि सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता है वो यही रहेगी कि जो लोग मलबे में फंसे हुए उन्हें जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाला जाए, जिनकी हालत गंभीर है उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करवाया जाए ताकि सभी का भरपूर इलाज किया जा सके, उनकी जान को बचाया जा सके, क्योंकि त्रासदी काफी ज्यादा भयंकर है और ऐसे में तमाम लोग हैं जो कि अभी भी फंसे हुए हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश लगातार हो रही है। खुद राहुल गांधी भी कल पहुंचे, प्रियंका गांधी भी पहुंची, तो सीएम ने बैठक भी बुलाई और आपात बैठक में तमाम चीजों को लेकर के विचार विमर्श किया गया। राहत बचाव दलों के साथ भी बैठ करके बातचीत की गई कि कितने हिस्सों में फिलहाल हमारी टीमें उपस्थित है, कहां पर कितने सदस्यों की जरूरत है। अगर कहीं पर लोग नहीं पहुंच पाए हैं तो वहां पर लोगों को भेजा जाए, जहां पर टीम कम पड़ रही है वहां पर टीम को भेजा जाए। अगर हम केंद्र से भी मदद मांग सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम केंद्र से भी मदद की गुहार लगाएंगे, लेकिन सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। जो लोग अभी फंसे हुए हैं शवों को भी ढूंढा जाए, उनके परिवार वालों को उनके शव दिए जाए, जो लोग अभी बचे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए जहां पर त्रासदी ना पहुंच पाए। आपदा काफी ज्यादा भयंकर आई है, कई लोगों की जान चली गई है। आंकड़ा जो है वो 276 का बताया जा रहा है। इसके अलावा 177 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ अब खबरों में भी आगे बढ़ते हैं। SC/ST कोटे के भीतर कोटा वैधानिक क्रीमी लेयर का आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। तो देखिए अपना 19 से 20 साल पुराना आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। बिल्कुल, और इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है, दैनिक भास्कर ने भी इसे प्रमुखता से छापा है। और देखिए सबसे अहम चीज है कि SC/ST कोटे के भीतर कोटा वैधानिक क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर किया गया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कल कहा गया। सबसे अहम चीज है कि इस डिसीजन के जरिए राज्य सरकारों के पास अब एक कहा जा सकता है कि अथॉरिटी होगी कि वो कोटे में कोटा दे सके। और ऐसा ये डिसीजन जो है ये लगभग 19 साल पहले जब ये डिसीजन लिया गया था तो ये कहा गया था कि राज्य सरकारों के पास अधिकार नहीं होगा, अब अधिकार दे दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जो फैसला था उसे पलट दिया है।
बिल्कुल। और देखिए आपको बता दें कि जब ये फैसला पलटा है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 शर्तें भी रखी गई है। ऐसा ही नहीं है कि फैसला पलट दिया, 2 शर्तें रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा यानी कि आरक्षण के भीतर आरक्षण पर मोहर लगाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने SC ST वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। ऐतिहासिक फैसले की कुछ अहम बातें भी आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात ये बता देते हैं कि संविधान पीठ ने SC ST में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनाने के लिए कहा है। इसके अलावा उन्होंने कई अहम फैसले भी चालू लिए हैं। बिल्कुल, देखिए इसके अलावा उपवर्गीकरण वाली जातियों को 100% आरक्षण नहीं दिए जाने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि वर्गीकरण तर्क संगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। कोर्ट ने कम प्रतिनिधित्व और ज्यादा जरूरतमंद साबित करने वाले आंकड़ों को एकत्रित करने की जरूरत भी बताई। यहाँ पर देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि कई सारी जातियां ऐसी हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, जिन्हें मुख्य धारा में लाना जरूरी है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य सरकारों को ये आदेश दिया गया है। आदेश नहीं दिया गया, कहा जा सकता है राज्य सरकारों को ये बल दिया गया है कि ठीक है, अब वो कोटे में कोटा जो है यानी आरक्षण जो है वो लागू कर सकते हैं, ताकि जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका विकास हो सके और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के बजट में बी का मतलब विश्वासघात, ये कहा गया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि इस बजट में तथाकथित रोजगार संबंधित प्रोत्साहन योजनाएं लाई गई, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है और उससे किसी युवा का भला नहीं होने वाला। खड़गे ने कहा कि केंद्रीय बजट में बी का मतलब विश्वासघात है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के बजट में उद्योग पर केवल इंटर्नशिप थोपी गई, जिसका कोई लंबा समाधान नहीं दिखता है। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों युवा नौकरियों की अपनी दुर्दशा का स्थायी समाधान चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार अस्थायी समाधान भी नहीं देकर उन्हें धोखा दे रही है। तो देखिए आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से पहले भी तमाम आरोप बजट को लेकर के लगाए गए हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ इस बजट को लेकर के कहा है कि बी का मतलब विश्वासघात है। इसके अलावा तमाम बातों का जिक्र खड़गे ने कहा है और कहा है कि इंटर्नशिप बस एक थोप दी गई है बजट में, इसके अलावा कोई भी अहम फैसला नहीं लिया गया। अगर बजट में खास ख्याल रखा गया तो सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों का रखा गया, एक आंध्र प्रदेश का और दूसरा बिहार का। इसके अलावा बाकी तमाम राज्यों के साथ भी विश्वासघात किया गया। ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आया है। बिल्कुल, और इसी के साथ अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की, और एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों का। विधानसभा में सीएम योगी ने चेतावनी दी है। सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, कहा अराजक तत्वों के लिए सद्भावना नहीं चलेगी बुलेट ट्रेन। दैनिक जागरण इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बुधवार को बारिश के दौरान मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पर सड़क पर भरा पानी उछालने और महिला को खींचकर गिराने के मामले ने अब अपना रुख जो है वो और कड़ा कर लिया है। इस मामले में सीएम योगी ने और इस घटना में अपराधियों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के आदेश पर इस मामले में 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किए जाने के साथ साथ संबंधित पुलिस उपायुक्त समेत 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी पद से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा में कहा कि कल की जो गोमती नगर की घटना है उसमें भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आ चुकी है। पहला अपराधी पवन यादव है और दूसरा अपराधी जो है वो है मोहम्मद अरबाज। इतना ही नहीं बल्कि विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल उठाए गए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कड़े अंदाज में कह दिया कि आपकी पार्टी अगर कानून व्यवस्था पर सवाल ना उठाए तो ही बेहतर होगा। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि खुद के राजनीतिक में आने का इरादा भी बताए।
तो तमाम यहाँ पर बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए, काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए और कहा कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में राहगीरों से अभद्रता के मामले में 16 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीजीपी, एडीसीपी हटाए गए हैं, माफ कीजिएगा, डीसीपी और एडीसीपी हटाए गए हैं। पुलिस चौकी निलंबित कर दी गई है। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को छापा। दैनिक जागरण के साथ साथ तमाम अखबारों ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ खबर को छापा है। और आपको बता दें कि बरसते पानी में बुधवार को होटल ताज के निकट हुड़दंग किया गया था और राहगीरों से उनकी अभद्रता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर डीसीपी, एडीसीपी को और एसपी को पद से हटा दिया गया है। इसी के साथ इंस्पेक्टर गोमती नगर, अंबेडकर पार्क, चौकी इंचार्ज समेत सभी 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सीएम योगी ने कल इस पूरे मुद्दे को विधानमंडल के मानसून सत्र में भी उठाया और विपक्ष को घेरते हुए हुड़दंगियों के नाम भी गिनवा डाले थे कि किन किन के नाम उनके सामने आ चुके हैं। पवन यादव का नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया गया। इसके अलावा एक मोहम्मद का नाम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया। तमाम नाम थे जो उनके लिस्ट में थे। और समाजवादी पार्टी की तरफ से कल सदन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया गया। कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान सूबे की संभाली है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़के हुए नजर आए और अपने तेवर अंदाज में स्पष्ट कर दिया कि कानून व्यवस्था पहले बाकी ज़्यादा खराब थी और तमाम घटनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान की सीएम योगी ने गिनवाई। इसके अलावा कई और घटनाएं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में केजरीवाल के सहयोगी विभव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगा। कहा आपको शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सीएम आवास में ऐसे गुंडे काम करते हैं। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इस मामले में विभव के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। इस केस में अगली सुनवाई 7 तारीख को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल मुख्यमंत्री केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए। विभव ने इस साल मई में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला किया था। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सवाल किया है कि क्या सीएम आवास में ऐसे गुंडे काम करते हैं जो महिलाओं की कदर नहीं करते, महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। क्या ऐसे ही लोगों को सीएम आवास में नौकरियों पर रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया। देखिए, आपको बता दें कि जो ये पूरी घटना है 13 मई की है, जब स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर जो है वो थोड़ी देरी से दर्ज करवाई। फोन तो उसी वक्त कर दिया गया था, लेकिन एफआईआर दर्ज स्वाति मालीवाल की तरफ से थोड़ी देर से करवाई गई। 16 मई को मामला दर्ज करवाया गया था और उसके बाद पूरे मामले की गहनता से जांच की गई और अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी कर ली गई थी। अब कल की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है कोर्ट रूम में, वो भी आपको बता दें। पीठ ने पूछा कि पिटाई के दौरान स्वाति ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया, इससे क्या संकेत मिलता है। हम स्तब्ध है, ये क्वेश्चन मार्क किया गया। बिल्कुल, देखिए माननीय कोर्ट की ओर से ये कहा भी गया था और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि क्या सीएम आवास में ऐसे गुंडे काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं इशारा है कि स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही हैं, क्या कोर्ट उन आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं और इशारा विभव कुमार की ओर है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी जो लगातार ये कहती रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इंसाफ होगा, तो आखिर ये इंसाफ कैसा होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ सुर्खियां अखबार की में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।